चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी। और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये
लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अच्छा मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। साथियों, अभी अभिषेक सिंघवी जी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के थोड़ा दरवाजा बंद कर लीजिए और शुरू करें, शांत हो जाएं। पीछे वाला दरवाजा। जैसा कि हमेशा करते हैं, हिंदी इंग्लिश में करेंगे, थोड़ा सब्र रखें आप, संक्षिप्ति है। शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा शांत हो जाइए। दोस्तों, आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। Friends, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8
major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans are all ultimately animated by his thinking, Daro Mat. Daro Mat. He has demonstrated time and again the courage of his convictions. He has equally reposed faith in the rule of law. It took some time. From 2019, the complainant himself delayed the matter and suddenly accelerated the proceedings to result in the conviction. And since then, Shri Rahul Gandhi has shown exemplary courage, restraint, and a great faith in the judicial process. He went through every forum with unwavering faith. He did not leapfrog from the trial court to the High Court. He did not leapfrog from the First Appellate Court to the Supreme Court. And I think his faith in the system, in the judicial process, is seen for you today. Our fight, Rahul Gandhi ji's fight, has also demonstrated the integrity and the importance of that integrity in our institutions. It is always the task for each of us, opposition and others, and in particular it's a task Rahul Gandhi has taken upon himself, to maintain to the extent possible the purity and integrity of these institutions, to be able to enforce law without fear or favor, to be able to work without political interference. This entire incident has demonstrated the vital importance of an opposition which will not be backing down. That has been Rahul Gandhi's calling card, don't back down. This has also demonstrated how the opposition, and principal voice amongst them in many ways has been Rahul Gandhi's, doesn't yield on vital issues like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूंगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है, और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है, और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया।
दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में जिसमें कि सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4 नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज्यादा जघन्य, ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग्य भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया, आपको हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए वो सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए? ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171G तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कई और चीज़ें दी हैं जिनको मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि जो मूल वाक्य है जो कि 3 पृष्ठ की राजनीतिक स्पीच में कोल्लार में 1.5 वाक्य या 3 लाइन का वाक्य बनता है, उसको सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आज तक किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्राथमिक रूप से ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया श्री राहुल गांधी को, लेकिन स्पीच अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुई है। जब स्पीच सिद्ध नहीं हुई तो वो याचक जिसने कंप्लेंट की थी, पूर्णेश्वर मोदी, वो गया हाई कोर्ट में अपने खुद की कंप्लेंट के विरुद्ध और अपनी खुद की कंप्लेंट को स्टे करवा दिया इस ग्राउंड पे कि मैं अभी और ढूंढ रहा हूं सामान, क्योंकि मैं अपनी वो स्पीच को, क्योंकि उसने स्पीच में एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया, कोई टेप नहीं प्रोड्यूस किया, खुद आंखों देखा हाल था नहीं, क्योंकि जो याचक है वो था नहीं वहां पर स्पीच में,
तो उसने कहा मुझे और टाइम चाहिए, और अपनी ही कंप्लेंट पे स्टे ले लिया। 1.5 साल बाद जब उसने अपनी ही कंप्लेंट का स्टे हटाया और ये कन्विक्शन लिया, तो ये नहीं बताया कि उस 1.5 साल में उसने नया क्या ढूंढा था जिस कारण से उसने स्टे लिया था। कोई नया तथ्य नहीं निकला था। तो एक प्रकार से कन्विक्शन दिया गया है एक ऐसी कंप्लेंट में जहां ये वाक्य सिद्ध ही नहीं हुआ है एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार। जब ये दिखा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है, न उसमें किसी आंखों देखा हाल है, न टेप है, टेप को आपने सर्टिफिकेट अंडर 65B के अनुसार सिद्ध नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि। तो 5वां बिंदु, इन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, गणेश विज है उसका नाम, जो बीजेपी का काफी उच्च स्तर का कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक विभाग का अध्यक्ष है। उसका नाम कंप्लेंट में नहीं है, उसका नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, वो कभी आगे आया नहीं। 1.25 साल कंप्लेंट के बाद, 1.25 साल होता है 1 महीना, 1 साल 9 महीना, उन्होंने इसको खड़ा कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता को कि मैं वहां था खड़ा हुआ, मेरी आंखों देखी हाल है, मैंने स्पीच सुनी थी। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्थलेस विटनेस, उस विटनेस का कोई भी आप उसके ऊपर आप आधार नहीं कर सकते, आधारित नहीं कर सकते अपने कन्विक्शन को। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से देखा भी नहीं उच्च न्यायालय ने, कि आप कब तक जो जनता जन समुदाय है वायनाड का, उनको वंचित रखेंगे एक चुनावित व्यक्ति द्वारा। ये कानून में एक मुद्दा है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, कानून में ये अहम मुद्दा माना जाता है कि क्यों आप कन्विक्शन स्टे करें। 7वां मुद्दा जिस पे बहुत अहमियत दी है, जो ऑर्डर भी आप पढ़ेंगे शाम को, जो ऑर्डर आएगा, तो हमने बहस की थी कि अगर 11 महीने, 1 साल 11 महीने और 29 दिन का दंड होता तो पर्याप्त नहीं होता इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए।